आज हम कल हमने पढ़ा आंशिक अवकलन क्या होता है, ये चीजें जानी। अब आज सवाल करेंगे ताकि वो जो सब कुछ पढ़ा है उसको जोड़ सके। तो पहली बात, सीधी सीधी बात, आंशिक अवकलन क्या होता है? अवकलन ही होता है। आंशिक अवकलन अवकलन ही होता है जब आपके पास स्वतंत्र चर एक से ज्यादा हो, है ना। आश्रित चर तो एक ही होगा, स्वतंत्र चर एक से ज्यादा होते हैं। जब एक से ज्यादा स्वतंत्र चर होते हैं तो फिर आपको क्या करना होता है? किसी एक के साथ अवकलन करना होता है, बाकियों को नियतांक मानना होता है, अचर रखना होता है, स्थिर करना होता है कि भाई तुम वेट करो, तुम वेट करो, बाकी मैं इसके साथ अभी अवकलन कर रहा हूं, केवल इसके साथ अवकलन करूंगा। बाकी एज ए नियतांक हो जाते हैं, एज ए कांस्टेंट की तरह बिहेव करने लग जाते हैं, एज ए अचर बन जाते हैं। एक के साथ करते हैं, बाकी सब आराम करते हैं, फिर दूसरे के साथ करते हैं, बचे हुए आराम करते हैं, तीसरे के साथ करते हैं, बचे हुए आराम करते हैं। तो जिसको भी पकड़ के बैठते हो उसके साथ अवकलन होता है, बाकी सब रेस्ट करते हैं। बस इतना सा रूल है। बाकी अवकलन के फॉर्मूले वही है, कुछ भी नहीं बदला है हमने, कुछ भी नहीं बदला है, एग्जैक्टली सेम टू सेम रखा है। बस अब हम एक से ज्यादा चर हमारे पास है, स्वतंत्र चर, तो किसी एक के साथ अवकलन करेंगे, बाकियों को रेस्ट करवाएंगे। दो होंगे तो एक्स के साथ कर रहे हैं तो वाई रेस्ट कर रहा है, मान लीजिए एक्स और वाई है तो एक्स के साथ कर रहे हैं वाई रेस्ट कर रहा है, वाई के साथ कर रहे हैं तो एक्स रेस्ट कर रहा है। रेस्ट करने का मतलब वो अचर है, अचर होने का मतलब वैसे ही है जैसे 5 होता है, 7 होता है, 11 होता है। जैसे 5, 7, 11 के साथ ट्रीट करते हो वैसे ही उस बचे हुए व्यक्ति के साथ भी वैसा ही ट्रीट करना है। बस वो एक चर है जिसके साथ अवकलन हो रहा है, बाकी सब अचर है। बस यही रूल बुक काम करती है। क्लियर है? आ जाओ। तो एक चीज और बता देता हूँ कि जो सवाल मैं ले रहा हूँ वो प्रैक्टिस शीट के हैं, है ना। ये प्रैक्टिस शीट के सवाल है, तो जो भी सवाल मैं भी ला रहा हूँ आपके सामने वो प्रैक्टिस शीट है। जैसे कि मैंने पहले भी आपको क्लास में कहा कि प्रैक्टिस शीट अब आपको सॉल्व नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि प्रैक्टिस शीट मैं यहाँ से सॉल्व करवा दूंगा। प्रैक्टिस शीट मैं यहाँ से सॉल्व करवा दूंगा, तो आपको यहाँ से प्रैक्टिस शीट सॉल्व करनी है, ठीक है ना। तो आ जाओ, थोड़ा सा क्रम में बदलाव जरूर करूंगा क्योंकि क्वेश्चनों का जो क्रम है वो ठीक से नहीं है, इसलिए क्वेश्चनों को ठीक से क्रम देने के लिए आ जाओ यहाँ से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आएगा लेकिन थोड़े बाद में आएगा, क्योंकि क्वेश्चनों का जो लेवल है वो क्रम से नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिस शीट के सवाल है तो थोड़ा क्रम गड़बड़ है, तो इसलिए मैं क्रम से बना रहा हूँ। इजी से टफ की तरफ चलेंगे। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, वैसे पहला क्वेश्चन हो गया। क्या करना है आपको? u का अवकलन करना है ना। ये रहा u का आपको अवकलन करना है किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष। एक बार x के साथ करना है, फिर y के साथ करना है, फिर z के साथ करना है। तीनों अवकलन जो आए उनको जोड़ देना है, और जोड़ते ही आपका ये वाला पद बन जाएगा जो आपको पूछा गया कि ये किसके बराबर है। तो आपको डेल यू ओवर डेल एक्स निकालना है, यानी इस u का ये u फलन हो गया। किस किस का फलन है? u x का फलन है, y का फलन है, z का फलन है। x u जो है वो तीन चीजों का फलन है। अब आप एक के साथ अवकलन करेंगे, x के साथ कर रहे हैं, y और z कांस्टेंट है। फिर y के साथ करेंगे तो x और z कांस्टेंट होंगे, z के साथ करेंगे तो x और y कांस्टेंट होंगे। तो एक बार में एक बंदा पकड़ना है आपको, ठीक है। तो ये कह रहा है डेल यू ओवर डेल एक्स करो, ठीक है। पहले x के साथ अवकलन करते हैं, u का x के साथ अवकलन, u का x के साथ। हाँ, लेकिन अच्छी बात यह है कि प्रैक्टिस शीट जो है उसके सवाल बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। तो इस बार आपको बहुत अच्छे सवालों से प्रैक्टिस करने को मौका मिलेगा, और एक वो आपकी हेडेक खत्म हो जाएगी कि प्रैक्टिस शीट सॉल्व नहीं होती, टाइम ही नहीं मिलता, टाइम ही नहीं मिलता। तो इस बार प्रैक्टिस शीट यहाँ से ही सॉल्व हो जाएगी। हाँ, इसके जो सिमिलर क्वेश्चन है, मैंने सारे क्वेश्चन नहीं उठाए हैं प्रैक्टिस शीट के, वही उठाए हैं जो अलग अलग सवाल है। जो सेम थे उसका एक सवाल उठाया, एक छोड़ दिया, ताकि आप लोग अगर करना चाहें तो सिमिलर सवाल, जो बचे हुए सवाल सिमिलर है इसके, जैसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का अगर कोई भाई और है, सगा भाई, जुड़वा भाई, तो वो मैंने छोड़ दिए, ताकि आप लोग भी अगर प्रैक्टिस करना चाहें तो अपने हिसाब से प्रैक्टिस कर सकते हैं, या फिर वापस से प्रैक्टिस शीट निकाल लो, है ना। अब जैसे वो मुंजन कह रही है कि हमसे सवाल नहीं होते, तो किसी से सवाल नहीं होते, सवाल नहीं होते। पहले आप एक बार सवाल होते हुए देखते हैं, सॉल्व होते हुए देखते हैं, फिर दोबारा करते हैं और आपसे हो जाता है। फर्स्ट टाइम किसी से नहीं होता, फर्स्ट टाइम किसी से नहीं होता कि कोई बैठा और बैठते ही वो सवाल को सॉल्व करने लग जाए, ऐसा नहीं हो सकता। वो सवाल देखता है, सॉल्व होते हुए देखता है, पूरा होता है, फिर उसके दिमाग में बैठता है अच्छा अच्छा ऐसे होता है, अगली बार मैं भी कर लूंगा, तो अगली बार आप कर पाते हैं, फिर अगली बार आप कर पाते हैं, है ना। ऐसा होता है, कोई तीसरी बार में कर पाता है, कोई चौथी बार में कर पाता है, कोई जरूरी पहली बार में कर पाए ना। ऐसे आदमी देखे, मैंने तो नहीं देखे कि जो पहली बार में कहला दो मैं कर लूंगा।
कभी ना कभी इनका भाई बंधु परिवार का सदस्य पहले कभी आपने सॉल्व किया है या देखा हुआ है, तो ही आप आगे कर सकते हैं। मान लीजिए, क्या आप मेरे घर आ सकते हैं? नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि आपको मेरे घर का रास्ता ही नहीं पता। लेकिन अगर मैं आपको एक बार ले आऊं तो अगली बार आप आ सकते हैं। तो सेम कहानी यही चलती है। ये पता नहीं किसने अफवाहें फैलाई हुई है कि पहली बार में ही सवाल सॉल्व हो जाता है। तो डेल यू ओवर डेल एक्स, पहले लोग का अवकलन कर दो। लोग का अवकलन करोगे तो सारा का सारा नीचे आ जाएगा, तो ये नीचे आ गया। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इंटू, ये लोग का अवकलन हो गया। अब लोग के अंदर वालों का अवकलन कर दो। अंदर वाले को x के साथ कर रहे हैं हम, तो केवल x वालों का ध्यान रखिएगा, केवल x वालों का। तो x की पावर 3 का अवकलन, x की पावर 3 का अवकलन 3x²। y की पावर 3, y के साथ तो कर ही नहीं रहे, x के साथ कर रहे हैं, तो y तो नियतांक हुआ। y नियतांक हुआ तो y का 0। y तो नियतांक हुआ क्योंकि मैं तो x के साथ कर रहा हूं ना, मैं x के साथ कर रहा हूं, तो y और z नियतांक है, तो y का 0, z का 0 माइनस 3, 3 नियतांक है, y भी नियतांक है, z भी नियतांक है, तो 3 भी बाहर, y भी बाहर, z भी बाहर। अवकलन किसका होगा? केवल x का। कितना हुआ? 1। केवल x का, वो भी 1। ठीक है, ये आपका पहला अवकलन आ गया। 3 कॉमन ले लो, x² माइनस yz बटा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। अब एक चीज कॉमन है, हम सवाल में देखें तो ये सवाल जैसा एक्स के साथ है वैसा ही वाई के साथ है। देखो, जहां जहां एक्स है, वाई है, जेड है, ये एक्स वाई जेड के समरूप है। समरूप होने का मतलब कि जैसा एक्स के साथ है, देखो एक्स यहाँ 3 पावर है तो वाई भी 3 पावर है, जेड भी 3 पावर है। 3xyz आ रहे हैं तो एक्स आ रहा है तो वाई जेड भी आ रहे हैं। तो ये सवाल एक जैसा है, इसे कहते हैं ये एक्स वाई जेड के लिए सम्मित है। सम्मित मतलब समरूप है, मतलब जैसा एक्स के साथ है वैसा ही वाई के साथ है, वैसा ही जेड के साथ है। तो बस फिर हमारा काम हो गया। फिर अवकलन भी ऐसे ही होगा, अवकलन भी ऐसे, जैसे एक्स के साथ हुआ है वैसा ही वाई के साथ होगा। तो वाई के साथ क्या अवकलन आएगा? अंदाजा लगाओ या करके देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी फायदा उठा सकते हो इसकी सिमेट्री का, इसमें जो समिति है उसका फायदा उठा सकते हो। बस यहाँ x² आया तो यहाँ y² आ जाएगा, क्योंकि y के साथ करोगे तो y² आ जाएगा। यहाँ yz आया है, x नहीं आया, तो y के साथ करोगे तो y नहीं आएगा, xz आ जाएगा। तो 3 ये दूसरा, z के साथ करोगे यहाँ z² आ जाएगा, यहाँ xy आ जाएगा। ये हो गया। तीनों को जोड़ दो, क्योंकि क्यों जोड़ रहे हैं? क्योंकि सवाल कह रहा है, हमारी कोई इच्छा नहीं है जोड़ने की। सवाल कह रहा है कि डेल यू ओवर डेल एक्स, डेल यू ओवर डेल वाई, डेल यू ओवर डेल जेड, तीनों निकालो और तीनों को जोड़ दो। तो जोड़ देंगे। हेलो भाई, डेल यू ओवर डेल एक्स, डेल यू ओवर डेल वाई और डेल यू ओवर डेल जेड। ये लघुत्तम आ जाएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, ये लघुत्तम में आ गया। ऊपर वाला ये रहा, ये भैया रहा और ये रहा, 3 सब में कॉमन आ गया, 3 बाहर ले लो। ये हो गया x² माइनस yz, y² माइनस xz प्लस z² माइनस xy। ठीक है, ये हो गया। अब नीचे वाले का फॉर्मूला होता है ना, नीचे वाले का फॉर्मूला होता है। ये नीचे वाला जो है ना, ये बड़ी कमाल की चीज है, इसको लिख लो कहीं पे। अगर आप लोगों को पता है तो बहुत बढ़िया, नहीं पता है तो इसको लिख लो कि ये एक फॉर्मूला होता है। एक्स
वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये साधारण व्यक्तित्व नहीं है, ये बड़ा कमाल का। देखो इसका गुणनखंड देखो, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। 10वीं क्लास में इसके लिए, एसएससी वाले, इसके लिए पूरी एक, मतलब एक क्लास होती है इसकी, इस फॉर्मूले के लिए, इस फॉर्मूले पे आधारित सवालों पे। अगर आप लोगों ने 10th वाले मेरे वीडियो देखे हो तो उसमें आपको पूरा इस फॉर्मूले, खाली इस फॉर्मूले के कम से कम 20-25 सवाल मिल जाएंगे, क्योंकि ये फॉर्मूला बड़ा कमाल का है। तो ये फॉर्मूला अभी याद रख लेना, जिन्होंने देखा हुआ है वो तो जान गए, जिन्होंने नहीं देखा हुआ है वो देख लेना। ये फॉर्मूला होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz बराबर तीनों का जोड़, तीनों का स्क्वायरों का जोड़ माइनस 2 की गुणा। और ये यहाँ जाएगा इसकी जगह, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तीन बटा एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो ये हमारा आंसर आ गया। बात समझ में आई? एक बात बताओ, पहले सिर्फ नाम का आंशिक अवकलन है, करा तो अवकलन ही है। आंशिक अवकलन मैंने पहले बताया था कि है तो अवकलन ही, बस जब आपके पास 2 या 3 चर हो जाते हैं तो आप तो अवकलन तो एक साथ ही करोगे ना, एक का ही करोगे, 2 को आपको क्या करना होगा, रेस्ट करवाना होगा। तो एक के साथ आपने अवकलन कर लिया, बाकी 2 को रेस्ट करवा दिया। यहाँ पे मैं x के साथ कर रहा था, y और z को मैंने कांस्टेंट मान लिया था, अचर मान लिया था। y के साथ किया तो x को और z को कांस्टेंट मान लिया, z के साथ किया तो y और x को कांस्टेंट मान लिया। बस करना तो अवकलन ही है, करना तो अवकलन ही है। ठीक है, क्लियर है? बढ़े आगे, अगला एक सवाल और लेते हैं। ये लो, थोड़ा क्रम मैंने पहले कह दिया, क्रम मैं इसलिए चेंज कर रहा हूँ कि सवालों को उसी क्रम में, क्योंकि सवाल क्रम में नहीं है। तो ये रहा, इस सारणिक से जो भी निकलेगा उसका नाम u है, वो u फलन है। इसमें भी सेम वही करना है, डेल यू ओवर डेल एक्स, डेल यू ओवर डेल वाई, डेल यू ओवर डेल जेड, तीनों निकालने हैं जोड़ने, तीनों निकालने हैं और जोड़ने। और यहाँ पे भी देख सकते हो, यहाँ पे भी कोई भेदभाव नहीं किया गया। जो कुछ x के साथ है वैसा ही सब कुछ y के साथ है, वैसा ही सब कुछ z के साथ है, किसी के साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया। देखो एक्स स्क्वायर है तो वाई भी स्क्वायर है तो जेड भी स्क्वायर है, एक्स वाई जेड 1 1 1, तो एकदम सिमेट्री है। तो आप डेल यू ओवर डेल एक्स निकाल लो, जो डेल यू ओवर डेल एक्स आएगा सेम वही वाई के साथ वैसा ही, सेम नहीं, एक्स के साथ जहां जहां एक्स आ रहा है वहां उसमें वाई आ जाएगा। उसको देखो पहले कि इसमें क्या है, तो वाई के साथ कैसा बनेगा, जेड के साथ कैसा बनेगा। ठीक है, पहले इसको सॉल्व कर लो, पहले इसको सॉल्व कर लो, सारणी को हटाओ और सारणी को हटाकर एक लाइन बनाओ। इसका विस्तार कर लो, उसको पहले ओपन कर लो, एक्स स्क्वायर, ये आ गया आपका वाई माइनस जेड, वाई माइनस जेड, ये वाई स्क्वायर, एक्स माइनस जेड प्लस जेड स्क्वायर, सारणी का विस्तार करने पर प्लस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस जेड माइनस वाई स्क्वायर एक्स माइनस जेड, जेड स्क्वायर एक्स माइनस वाई। ये आपका u आ गया। अब हमें इस u का x के साथ अवकलन करना है, इस u का x के साथ अवकलन करना है। तो डेल u ओवर डेल एक्स, डेल u ओवर डेल एक्स, x के साथ अवकलन करो। तो जहां जहां x है बस x का ही अवकलन करना है, y कांस्टेंट है, z कांस्टेंट है, तो जैसे इसका अवकलन करोगे तो y बाहर आ जाएगा, क्योंकि y तो नियतांक है, नियतांक बाहर आ जाते हैं, अवकलन से नियतांक बाहर आ जाते हैं। अवकलन होगा एक्स स्क्वायर का कितना, 2x माइनस z बाहर, एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x, ठीक है, माइनस वाई स्क्वायर बाहर
x का अवकलन 1, वाई स्क्वायर बाहर x का 1, अगले वाले में इसमें कहीं x है ही नहीं तो 0 0 है ना। तीसरे वाले में z स्क्वायर बाहर x का 1, फिर z स्क्वायर y का 0, ठीक है, z स्क्वायर y का। अभी हो गया आपका डेल यू ओवर डेल एक्स। टू एक्स वाई, टू एक्स जेड माइनस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये आपका आ गया x के साथ। सिमिलरली y के साथ कर लो, अगर नहीं हो रहा तो कर लो। y के साथ अवकलन करने पर, y के साथ करोगे अब सिर्फ y पे ध्यान दो, अब सिर्फ y पर ध्यान दो, जहां जहां y है बस उसका अवकलन करो, x को और z को बाहर निकालते जाओ। एक्स स्क्वायर बाहर y का 1 माइनस एक्स स्क्वायर जेड, कहीं y नहीं है 0, x बाहर y स्क्वायर का 2y, तो ये 2xy हो गया। अगला y स्क्वायर z 2yz, z बाहर आ गया और y स्क्वायर का 2y हो गया, प्लस z स्क्वायर x, कहीं भी y नहीं है 0, माइनस z स्क्वायर। अब यही z के साथ डेल u ओवर डेल z, जीरो, एक्स स्क्वायर जेड बराबर माइनस एक्स वाई स्क्वायर, कहीं जेड नहीं है 0, वाई जेड। ये आ गया तीनों को जोड़ने पर, तीनों को जोड़ने पर डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस डेल यू ओवर डेल वाई प्लस डेल यू ओवर डेल जेड, ठीक है। तो क्या हुआ 2xy प्लस माइनस ये कट गया, प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर ये कट गया, प्लस का वाई स्क्वायर, ये माइनस का 2xz प्लस का 2xz कट गया, माइनस का 2yz प्लस का 2yz कट गया, प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर कट गया, जेड स्क्वायर। बताओ कि तो बढ़िया सवाल है, तो कट्टा जना कतो मजा आवे, और वो भी सुबह सुबह के टाइम पर। देखो पूरा सवाल कटियो, इससे बढ़िया सवाल के हो सके, है ना। सोचो सुबह सुबह थाने ईश्वर सवाल मिल गया, सगड़ा कट गया। कई बार पूरा दिन ही पांति को नहीं आवे ईश्वर सवाल, पूरा दिन निकल जावे ईश्वर सवाल को नहीं आवे, और आज देखो सुबह सुबह ईश्वर सवाल हो गया, सगड़ा कट गया और 0 आ गया। काटने का मजा ही अलग है, और 0 आने का तो और ही मजा आवे। बात समझ में आई नहीं आई है, ये बात समझ में आई या नहीं आई, यह बात समझ में आई या नहीं आई। हाँ तो और ही बढ़िया काम। सारणी को सॉल्व करने से 0 आ रहा था, नहीं सारणी का मान 0 कहाँ था, यहाँ 0 था क्या, नहीं 0 था ही नहीं, नहीं u का मान 0 थोड़ी है, तुमने गलत काटे हैं तब 0 आया, सारणी का मान 0 नहीं आ रहा, तुमने गलती से काट दिया। ये एक्स स्क्वायर वाई होगा और वो वाई स्क्वायर एक्स होगा, कटेंगे नहीं ये। ठीक है ना, तो 0 होगा नहीं ये। हाँ इसे चाहो तो आपको अगर याद हो तो इसका विस्तार पता हो सकता है आपको, कि इसका विस्तार होता है x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। जब आप इसको खोलते हैं ना, तो ये आप गणित की जब चीजें पढ़ते हैं ना, तो एक गणित दूसरी गणित से कनेक्ट हो जाती है। यही चीज आप सारणी में पढ़ते हैं, सारणी में जब इस चीज को पढ़ते हैं तो इसका विस्तार आता है ब्रैकेट बन के, ये तो खोल के लिखा है मैंने। जब ब्रैकेट बनाओगे तो बनेगा x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। तो बहुत जल्दी से आपका फटाफट अवकलन करना और आसान हो जाएगा।
वो जल्दी से अवकलन करना आसान हो जाएगा। इसको आप 3 तरीके से निपटा सकते हो। एक तो ये मेन तरीका पूरा डिटेल वाला, ठीक है, ये तो हो गया पहला तरीका। दूसरा तरीका आप इसको कर सकते हो बाय सारणिक, सीधा सारणिक का ही अवकलन करो ना, खोलो क्यों। सारणिक का अवकलन कैसे होता है, एक बार में एक कॉलम का होता है, एक बार में एक कॉलम का होता है। तो जब आप x के साथ करोगे, पहले कॉलम का होगा, पहले कॉलम का क्या हो जाएगा 2x 1 0, ये पहले कॉलम का हो गया। दूसरे कॉलम, पहले कॉलम का हो गया, बाकी 2 कॉलम यूं ही बच जाते हैं, सेम टू सेम बच जाते हैं। फिर प्लस दूसरे कॉलम का होता है, प्लस तीसरे कॉलम का होता है, बाकी 2 कॉलम, जैसे गुणा में करते हैं ना अवकलन, तो सारणिक का अवकलन जब होता है तो उसी नियम से होता है, गुणा के नियम से। एक बार में एक पंक्ति का या एक स्तंभ का, जो भी आप चुनना चाहें, आपकी मर्जी है, पंक्ति चुनो चाहे स्तंभ चुनो। तो जब पहली बार अवकलन करोगे तो पहले कॉलम का करोगे, बाकी 2 कॉलम वैसे के वैसे आ जाएंगे। फिर दूसरे कॉलम का करेंगे, पहला तीसरा वैसे ही रह जाएगा। फिर तीसरे का करोगे, पहला दूसरा रह जाएगा। लेकिन यहाँ पे 3 करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्यों, क्योंकि जब x के साथ करोगे तो केवल ये पहला कॉलम ही काम का होगा, बाकी ये 0 ये 0, तो इसलिए सिर्फ आपको एक ही करना पड़ेगा। तो जाएगा 2x 1 0। अगली बार y के साथ करोगे तो ये वाला करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ ये होगा 2y 1 0। फिर z के साथ करोगे तो जाएगा 2z 1 0। फिर इसको विस्तार कर लो, बड़ी आसानी से विस्तार हो जाएगा और सीधा वहीं पे कट आके आपका 0 आ जाएगा। तो इससे और भी आसान हो जाएगा। और तो अगर आपने मैट्रिक्स का रिजल्ट याद है आपको तो उसका फायदा उठा सकते हो कि इसका विस्तार आता है x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, और फिर जो विस्तार बने x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, उसका x के साथ आंशिक अवकलन, y के साथ z के साथ करो, आराम से राजी राजी कट जैसी, बहुत जल्दी, तो फटाफट हो जैसी, समय बच से। हाँ, जिससे भी चाहे, अगर रो से कर लो आपकी मर्जी। कोई मेहन तरीको भी तो बड्डो को नहीं, वो मेहन तरीको इसलिए बड्डो है कि समझाना में टाइम लग गया, वरना अगर खुद करते तो शायद ये आराम से 30 से 45 सेकंड में हो जाता। अगर खुद करते तो, किसी को समझाना ना होता, मुझे खुद करना होता, तो मैं एक बनाता, दूसरा बनाता, दिखता ये कट रहा है, तीसरा बनाता ही नहीं, पक्का ही है सारे कटने वाले हैं, 0 आएगा मेरा, है ना। तीसरी आंख खुल जाती, अंदर से ज्ञान आता कि भैया तो कट्टा ना रहे, ये कट्टी सी सारा। और वैसे भी भाई ऑप्शन देखो तो एक्स, ऑप्शन में कोई भी एक्स वाई को नहीं, इको मतलब सगड़ा एक्स कट्टी सी। ऑप्शन देखो 1 0 -1, 1 को तो अत्तो पत्तो ही को नहीं, मैं कटे 1 ने 1 कटू आ सके, सोच के देखो, अटे आ चीज से गौर करो। तो डेल यू ओवर डेल एक्स में एक्स वाई जेड ही एक्स वाई जेड है ना, खिंडा पड़े एक्स वाई जेड, एक्स वाई अणमेदा का एक्स वाई जेड है। तो बताओ इसमें कहाँ है 1, कहाँ है, सवाल ही नहीं उठता 1 आएगा। -1, 1 और -1 तो इसमें दिखते देखने को ही ना मिले, कहाँ से आएंगे 1 -1, तो 1 और -1 तो नहीं हो सकता। और 0 कट रहे हैं तो इसका मतलब 0 तो आने, तो आइडिया भी हो जाता है ना, उससे आइडिया हो जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे आते हैं। u है, u बराबर एक्स स्क्वायर tan इनवर्स y बटा एक्स। क्रम नहीं कर रहा हूँ, क्रम से सवाल नहीं कर रहा हूँ, क्रम से सवाल नहीं कर रहा हूँ, है ना, लेवल के हिसाब से सवाल कर रहा हूँ, सवालों को चुन रहा हूँ उनके लेवल के अनुसार। अब ये थोड़ा सा जटिल है, ध्यान देना, थोड़ा लंबा चलेगा, दूर तक जाएगा ये बंदा। एक तो tan इनवर्स y बटा एक्स कॉमन आ रहा है, देखो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो आपका ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और कॉमन ले लिया tan इनवर्स y बटा एक्स। ये आपका सवाल u बन गया। अब क्या करना है, पहले तो u का x के साथ आंशिक अवकलन करो, किसी के साथ भी पहले कर सकते हो, किसी के साथ बाद में कर सकते हो, कोई लड़ाई नहीं है ना, इनमें कोई भी लड़ाई नहीं है। पहले मान लो आपने x के साथ कर दिया, फिर जो भी आए उसका फिर y के साथ कर देना। कुल मिला के आपको 2 बार करना है, एक बार x के साथ और एक बार y के साथ। आप जिसको चाहे पहले और जिसको चाहे बाद में कर सकते हैं, जिसको चाहे पहले जिसको चाहे बाद में, ऐसे नहीं आपको लगे मैं y के साथ पहले करना चाहता हूँ, स्वागत है करिए, बोले मैं x के साथ पहले करना चाहता हूँ, स्वागत है करिए, बस दोनों की बारी आ जानी चाहिए, दोनों की बारी आ जानी चाहिए, x की y की, ठीक है ना, कौन पहले कौन बाद में चल जाएगा। तो शुरू करते हैं x के साथ, डेल यू ओवर डेल एक्स। ध्यान से, सावधान, क्यों सावधान, क्योंकि यहाँ पे x के 2 पद हैं, इसमें भी x है, इसमें भी x है, दोनों गुणा में है, ये भी x का पद है और ये भी x का पद है, और दोनों के बीच में गुणा आ रहा है, तो यानी दोनों ही x के फलन है और दोनों के बीच में गुणा है। तो हम अवकलन में गुणा का नियम लगाएंगे, और गुणा का नियम क्या कहता है, पहले का अवकलन करो, पहले का अवकलन
एक्स स्क्वायर का 2x, वाई स्क्वायर का 0, और दूसरे को छोड़ दो, छोड़ दिया। पहले का अवकलन दूसरे को छोड़ दो, पहले का अवकलन दूसरे को छोड़ दो, प्लस पहले को छोड़ दो, छोड़ दिया, दूसरे का अवकलन, दूसरे का अवकलन, आओ दूसरा, दूसरा कौन है, टेन इनवर्स। टेन इनवर्स का अवकलन क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर, एक्स की जगह कौन है, वाई बटा एक्स, तो वाई बटा एक्स का स्क्वायर इंटू टेन इनवर्स निपट गया। अब टेन इनवर्स निपट गया, टेन इनवर्स के अंदर चलो, टेन इनवर्स के अंदर है वाई बटा एक्स, वाई तो कांस्टेंट है क्योंकि आप एक्स के साथ कर रहे हैं, आप एक्स के साथ कर रहे हैं इसलिए वाई बाहर आ गया, वाई बाहर, क्योंकि वाई कांस्टेंट है। वाई क्यों कांस्टेंट है, क्योंकि आप एक्स के साथ कर रहे हैं, है ना, मुस्कुराइए कि आप अवकलन एक्स के साथ कर रहे हैं इसलिए वाई कांस्टेंट है, वाई बाहर आ गया। बचा कौन, 1/x, 1/x का अवकलन क्या होगा, -1/x स्क्वायर। ये सारे हो गए, धीरे धीरे चलाओ और देखो सही से हुआ या नहीं हुआ, कोई नाराज तो नहीं है। तो दो चीजें हैं, गुणा में है क्योंकि दोनों में एक्स आ रहा है, दोनों में एक्स आ रहा है, तो दोनों एक्स के फलन है, गुणा में है। तो जब गुणा में होता है तो गुणा का नियम लगता है, गुणा का नियम कहता है दूसरे को छोड़ दो, छोड़ दिया, पहले का अवकलन करो, किया, एक्स स्क्वायर का 2x माइनस वाई स्क्वायर का 0, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को छोड़ दो, छोड़ दिया, इसका अवकलन करो, कर देते हैं, टेन इनवर्स का 1/1 प्लस वाई बटा एक्स का स्क्वायर, वाई बाहर 1/x का -1/x स्क्वायर। यहाँ लघुत्तम ले लो, लघुत्तम आएगा एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, है ना, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, लघुत्तम एक्स स्क्वायर कट गया, ऊपर आ गया माइनस वाई, थोड़ा और सॉल्व कर लो, दूसरा अवकलन करने से पहले थोड़ा सा और इसको निपटा लेते हैं। ये रहा एक्स स्क्वायर वाई माइनस माइनस को मैंने यहाँ रख दिया, ब्रैकेट खोल दिया, एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यू बटा एक्स स्क्वायर, और पुनः अवकलन करने पर अब दोबारा अवकलन होगा किसके साथ, वाई के साथ। अब तैयार हो जाओ वाई के लिए, और ध्यान से, डेल स्क्वायर यू का दूसरी बार अवकलन, अब की बार वाई, अब की बार वाई, तो यहाँ तो वाई है ही नहीं, 2x है, x 2x बाहर, टेन इनवर्स का 1/1 प्लस वाई बटा एक्स का स्क्वायर, टेन इनवर्स 2x बाहर, टेन इनवर्स 1/1 प्लस वाई बटा एक्स का स्क्वायर इंटू फिर 1/x बाहर, क्योंकि आप y के साथ कर रहे हैं, 1/x बाहर, y का अवकलन 1, y का अवकलन 1 माइनस, ये दोनों भाग में है, दोनों में ही y है और दोनों ही भाग में है, तो भाग का नियम लगेगा, भाग के नियम के अनुसार नीचे वाला बाहर, नीचे वाला बाहर, ऊपर वाले का अवकलन, ऊपर वाले का अवकलन करोगे एक्स स्क्वायर बाहर, y का 1, y की क्यूब का 3y स्क्वायर, माइनस माइनस ऊपर वाला बाहर, ऊपर वाला बाहर, एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब, नीचे वाले का अवकलन, एक्स स्क्वायर का अवकलन 0 और वाई स्क्वायर का 2y बटा नीचे वाले का होल स्क्वायर, नीचे वाले का होल स्क्वायर। अब लघुत्तम लघुत्तम लो, निपटाओ, ये एक एक्स से एक एक्स कट गया, एक्स स्क्वायर पलट के ऊपर चला गया, 2 पहले से ही ऊपर था, तो ये हमारा हो गया 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर बट्टा
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये रहा। अब यहाँ ब्रैकेट्स खोलो, लंबे खुलेंगे? हाँ बिल्कुल खुलेंगे, उपाय भी नहीं है ब्रैकेट्स खोलने के अलावा। तो अगर ब्रैकेट्स खोलता हूँ तो ये जाएगा x की पावर 4 माइनस प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 3y की पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2y की पावर 4। लघुत्तम लेने पर जो कट रहा है वो काटो, जो नहीं कट रहा है वो लघुत्तम लो। अब लघुत्तम लेने के लिए हमें एक्स्ट्रा स्पेस चाहिए होगा। यहाँ नीचे लघुत्तम लेने पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये लघुत्तम आ गया। ये आते ही एक ब्रैकेट कट गया और एक आ गया, एक से गुणा करते ही 2x की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर आ गया माइनस x की पावर 4 आ गया, और x की पावर 4 के बाद 3 में से 3 और 5 ये हो गए 5, 5 में से एक गया ये हो गया 4, माइनस माइनस प्लस हो गया 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, और y का कितना हिसाब किताब हुआ, y का 3y की पावर 4 ये है, एक वो है, तो माइनस की एक आ गई, माइनस बाहर आके प्लस हो गई y की पावर 4। ऊपर आ रहा है मेरा x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 प्लस 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर आ रहा है मेरा। जो कि ऑप्शन के हिसाब से नहीं है, तो मैंने कुछ गड़बड़ की है। 2x की पावर 4 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, क्या गलती की मैंने? कोई अवकलन में गलती की? दोबारा चेक करते हैं, शुरू से चलते हैं। शुरू वाले में तो कोई गलती की नहीं शायद, शुरू वाला तो मैंने चेक करवा दिया था। अब इस पे चेक कर लेते हैं एक बार। एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब, ठीक है। यहाँ पे 2x बाहर, टेन इनवर्स का 1/1 प्लस वाई एक्स का होल स्क्वायर, 1/x बाहर, y का 1 हो गया, फिर माइनस, फिर इसको मैंने नीचे वाले को बाहर छोड़ दिया, ऊपर वाले का अवकलन किया, तो एक्स स्क्वायर बाहर, वाई का 1, 3y का वाई क्यूब का 3y स्क्वायर हो गया, माइनस ऊपर वाला बाहर, फिर नीचे वाले का अवकलन जो कि 2y हो गया, बट्टा नीचे वाले का होल स्क्वायर हो गया। x से हमारा x कट गया, एक्स स्क्वायर ऊपर चला गया था, 2x स्क्वायर बट्टा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया, ये भी डन। ये था, तो इसके ब्रैकेट ब्रैकेट खोले, तो ये हुआ x की पावर 4, वो हो गया माइनस का 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये हो गया प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, वो हो गया माइनस का 3y की पावर 4, माइनस 3y की पावर 4, ठीक है, माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 2y की पावर 4, बिल्कुल है, सब कुछ परफेक्ट लग रहा है। लघुत्तम लिया, ये आ गया, ये इससे गुणा हुआ, 2x की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस x की पावर 4, और 3 और 3, 3 2 5 हो गए, 5 में से एक चला गया 4, 5 में से 3 2 5, 5 में से एक चला गया 4, तो ये 4 ही तो लिखा है, ये भी सही है, ये भी सही है, प्लस हो गया, और ये y की पावर 4 और वो y की पावर 2, ये 3 ये था 2 वो था, तो ये माइनस का एक बाहर आके ये प्लस का हो गया, ये x की पावर 4 आ गया, इस पे तो भाई कोई समस्या नहीं है, ये तो एकदम परफेक्ट है।
नहीं, माइनस का क्यों होगा, माइनस का क्यों होगा, ये 3 है और ये 3, 5 हो गए, 5 में से 1 गया, माइनस के 4 ही तो बचेंगे, माइनस के 4, बाहर माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो मुझे इस सवाल में जो गड़बड़ी लग रही है वो है कि ये tan इनवर्स y बटा x नहीं है, ये tan इनवर्स x बटा y है। ये क्वेश्चन में ही करेक्शन है, y बटा x की बजाय x बटा y है। ये जो y बटा x है ना, उसकी जगह x बटा y है शायद, मेरे ख्याल से, क्योंकि अगर सेम देता तो कॉमन लेके ही देता, फिर वो ऐसे नहीं बना के देता, है ना। ये थोड़ा सा एक डाउट क्रिएट होता है यहाँ पे, क्योंकि tan इनवर्स कॉमन लेने वाली जगह नहीं छोड़ता, वो तो फिर कॉमन लेके खुद ही बना के सवाल में बना के देता है, नॉर्मली ऐसे ही होता है। तो इसका मतलब ये और वो अलग है, और ये और वो अलग है, तो ये अगर tan इनवर्स y बटा x है तो वो tan इनवर्स x बटा y है, तो ये थोड़ा डिफरेंस आएगा। और उसकी वजह से एक फायदा भी होगा, देखना, जब tan इनवर्स x बटा y होगा तो ये शायद यहाँ पे थोड़ा बहुत छोटा हो जाएगा सवाल, है ना, अधमरा यही हो जाएगा। पहला अवकलन करोगे ना, पहला अवकलन करते ही थोड़ा सा आधा सा मर सा जाएगा, ये थोड़ा छोटा सा बचेगा, फिर दोबारा अवकलन करोगे तो फिर निपट सा ही जाएगा, आंसर आएगा। तो ये गलती मुझे लग रही है, करके देखना एक बार इसको, है ना, एक बार इसको ट्राई करके देख लेना, मेरा रिकमेंडेशन है ये कि भाई ये करेक्शन हो सकता है इसमें, है ना। यहाँ पे एक करेक्शन है, मेरा मन कहता है कि इस जगह पे एक करेक्शन है कि ये tan इनवर्स x बटा y है। अच्छा, दूसरी बात, चलो छोड़ते हैं, इससे बात करते हैं कि अगर ऐसा सवाल से हमें ये शिक्षा मिलती है कि पेपर में ऐसे सवाल आते हैं लेकिन करने नहीं होते हैं। ऐसे सवाल पेपर में जरूर आते हैं लेकिन करने नहीं होते, क्योंकि इन सवालों को करने के लिए आपको खूब सारी जगह चाहिए, खूब सारा समय चाहिए। समय तो चलिए थोड़ा बहुत कम भी हो जाएगा, एन एवरेज अभी शायद हो सकता है आपको 5 मिनट लगे हो, लेकिन इसको अगर आप जब दूसरी बार निकालेंगे तो वो 5 मिनट गिर के 2 मिनट के आसपास में कवर हो जाएगा। आप 2 मिनट से 1.5 मिनट से 2 मिनट में सवाल हो जाएगा। लेकिन बात यह है कि सिर्फ 1.5-2 मिनट की बात थोड़ी है, जगह की भी तो बात है, जगह की भी बात है, माइनस प्लस की गलतियों की बात भी है। तो कई चीजें देखनी पड़ती है, कई चीजें देख के आप अटेम्प्ट करते हैं सवाल को, ये करना है कि नहीं करना है। तो ये सवाल नहीं करने की कैटेगरी में आता है, क्योंकि सारे फिल्टर पास नहीं कर पाता। एक तो टाइम वाला फिल्टर, क्योंकि फर्स्ट शुरुआत में जब शुरू करते हो तब तो सवाल की जगह है ही नहीं, क्योंकि अगर 2 मिनट भी ले रहा है तो 2 मिनट भी ज्यादा ही है, ठीक है। प्लस सिर्फ 2 मिनट के बाद भी जगह ज्यादा मांगता है, इतनी जगह हमारे पास होती नहीं है, तो जगह वाला है। फिर दूसरा, जब ज्यादा कैलकुलेशन होती है तो गलतियां होने की जगह भी थोड़ी सी बढ़ जाती है, वो संभावना भी तो बढ़ जाती है ना। एक सवाल है वो 2 लाइनों में आ रहा है, एक सवाल है वो 10 लाइनों में आ रहा है, एक 20 लाइनों में आ रहा है, तो 20 लाइनों में गलती होने की जगह भी तो बढ़ती है, तो वो संभावना बढ़ जाती है। तो ओवरऑल ये सही कैंडिडेट नहीं है, पेपर में करने लायक नहीं है, है ना, पेपर में करने लायक नहीं है। समझ गए बात, तो जरूरी है ये, इसलिए सवालों को ये भी पहचाना जरूरी है कि किसको करना चाहिए और किसको नहीं करना चाहिए। तो ये सवाल नहीं करने की कैटेगरी में आता है ना, क्योंकि 150 में से आपको 90 सवाल करने, 90 से 100 सवाल करने, यानी 50 सवाल छोड़ने, तो ये भी पता होना चाहिए कि किन को छोड़ना है। मनीष कह रहा है ये असिस्टेंट प्रोफेसर का सवाल था, मनीष के अनुसार ये असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम के क्वेश्चन था। ठीक है, चलो ये तो आप कर दो, वो तो थे कर दो। और जो पहली बार कर रहे हैं ना, वो टाइम की टेंशन मत लेना, टाइम की टेंशन मत लेना, टाइम गिरता चला जाएगा, टाइम गिरता चला जाता है। और मुझसे तो टाइम काउंट मत करवाना कि मेरे से देखो सर आपको ही 5 मिनट लगे, तो मुझे 5 मिनट इसलिए लग जाते हैं कि मुझे समझाना पड़ता है, बताना पड़ता है ना। और मैं जो साइज लिखता हूँ ना बोर्ड पे, वो आपके एक पेज का साइज होता है। मेरा अगर एक डेल भी है ना, तो अगर आप इसे कॉपी पे लें तो ये आपके पूरे कॉपी का एक पेज खावर जाए, इतना बड़ा डेल है मेरा। दिखने में छोटा लग रहा होगा लेकिन कॉपी के साइज का डेल है ये। तो मेरे से कंपेयर मत कर लेना कि सर आपको 5 मिनट लग रहे हैं, अगर मुझे भी कॉपी में करना हो तो 5 मिनट नहीं है, उसको मैं 1/5 कर दूंगा। तो इसलिए इस तरीके से मत देखिएगा। दूसरा, जब भी आप पहली बार करते हैं तो आप टाइम पे फोकस करते ही नहीं है, क्योंकि पहली बार आपका करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय समय का। जब आपको आने लग जाएगा
एक बार आपको आने लग जाएगा तो अगली बार समय आधा हो जाएगा, क्योंकि अब सोचना नहीं पड़ रहा। अब सोचना नहीं पड़ रहा कि किधर मुड़ना है, किधर नहीं मुड़ना है, किधर जाना है। ये सब कुछ अब क्लियर हो चुका है। अब तो सब जो करने जितना बचा है बस वही करना है, और कुछ चीजें दिमाग में भी होने लग जाती है। तो अगली बार आपका समय आधा हो जाता है। मतलब पहली बार मान लीजिए सवाल को आपने 5 मिनट लगाए, अगली बार 5 मिनट नहीं लगेंगे, अगली बार ये 2.5 मिनट में कवर हो जाएगा। करके देख लो चाहे। तो इसलिए ऐसे नहीं कि कई बच्चे होते हैं पहली बार एक समय देखने लगे, ओ मुझे 5 मिनट लग गए, मेरा तो होगा ही नहीं सिलेक्शन, मेरा तो सिलेक्शन होगा ही नहीं, पक्का नहीं होगा, यहीं से पक्का हो गया सिलेक्शन नहीं होगा। तो ऐसा मत करिएगा। जल्दी जी उठा ले कई टावर, तो जल्दी जी को नहीं उठाना है। कई को जी बड़ो का अच्छो है। आप लोगों को मारवाड़ी समझ में आती है ना? कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना, मैं समझा दूंगा उसको हिंदी में। जी का चौड़ा मतलब कमजोर दिल वाला। कई टावर बड़ा कमजोर हुए, हर एक सवाल पर पंगे चड्डर उतरे। एक सवाल हो जाता है उनको लगता है सिलेक्शन आ गया, एक सवाल नहीं होता मेरा तो नहीं होगा, अगला सवाल फिर हो गया मेरा तो हो जाएगा, अगला सवाल नहीं हुआ फिर मेरा नहीं होगा। तो हर सवाल में उनका सिलेक्शन हो रहा होता है, हर सवाल पे सिलेक्शन जा रहा होता है। आज राखी उतारनी है लेकिन टाइम ही कौन मिले। आज बताओ क्लास अभी क्लास खत्म कर दूं, फिर के बाद में गुगु जी की धोख दे दे राखी उतार से आज। चलो कर दिए ने। इसमें क्या करना है, एफ का 2 बार करना है, एफ का अवकलन करना है। कितनी बार करना है? 2 बार करना है। किस किस के साथ करना है? एक्स के साथ फिर वाई के साथ। बस पहले एक्स के साथ फिर वाई के साथ। 4x³ प्लस 2x² वाई की पावर 4 का 0। फिर इसी का दोबारा, ये हो गया हमारा एक्स के साथ। अब इसी का वाई के साथ करते हैं। वाई के साथ करेंगे तो इसमें तो कहीं वाई है ही नहीं, तो 0 प्लस 2x बाहर, y² का 2y, ये हो गया 4xy। 4xy। नहीं वैसे मारवाड़ी ज़्यादा टफ है नहीं, क्योंकि ज़्यादातर हिंदी का ही खास तौर पे रहती है, हल्का फुल्का थोड़ा सा डिफरेंस होता है। कई बार क्या बीच बीच में मैं मारवाड़ी बोल जाता हूँ। चलो इससे ट्राई करो। भाई जो भी जिस भाषा का आदमी होता है ना, तो उसकी भाषा वो निकल ही जाती है। नहीं मैं समझा दूंगा, और मेरे साथ रहते रहते आप थोड़ी बहुत सीख भी जाओगे। इसमें क्या करोगे, इसमें पहले आप x के साथ अवकलन करोगे, ठीक है। फिर जो भी आएगा उसको x से गुणा करोगे, x के साथ अवकलन करोगे, फिर x से गुणा करोगे, क्योंकि गुणा x किया हुआ है तो x से गुणा कर देना। जो भी डेल यू डेल एक्स आए उसको दोनों तरफ x से गुणा कर देना। फिर यही चीज आप y के साथ दोहराना, y के साथ आंशिक अवकलन करके y से गुणा कर देना, z के साथ आंशिक अवकलन करके z से गुणा कर देना, और फिर तीनों से जो रिजल्ट बने उसको जोड़ देना। तीनों से जो रिजल्ट बने उसको जोड़ देना, बस वो आपका काम हो गया। बागड़ी को नहीं आया मैंने, बागड़ी को नहीं आया मैंने। भाई जिस भाषा का मैं हूँ, राजस्थानी का हूँ, तो राजस्थानी मारवाड़ी आती है। मारवाड़ी भी ये वाली हमारी जो शेखावाटी वाली है, शेखावाटी जहाँ सिक्कर सिक्कर में देखते हो, सिक्कर में झुंझुनू में, इनमें जो मारवाड़ी होती है ना, वो वाली मारवाड़ी है हमारी।
अरे विनीता, कैसी हो? बहुत दिन बाद में। वाह भाई, विनीता हमारी स्टूडेंट है और बहुत मतलब शानदार स्टूडेंट है, कमाल इंटेलिजेंट है। बहुत दिन बाद आई है, इसलिए स्वागत कर रहा हूँ। कैसी हो? डेल यू ओवर डेल एक्स। यू का एक्स के साथ करेंगे तो ये हो गया 6 XYZ, है ना? एक्स के साथ कर रहे हैं तो 3 बाहर आ गया, YZ बाहर आ गया, एक्स स्क्वायर का 2x हो गया, तो 2 3 6, तो 6x हो गया। फिर इसमें कहीं भी x है ही नहीं, 0। उसमें है तो 4 आगे आ जाएगा, पावर 3 हो जाएगी, 6 चौक 24, 24x³ हो गया। 24x³ हो गया। तो ये मैंने x के साथ कर दिया। अब मैं इसको x से गुणा करूंगा। ये मैंने इसको x से गुणा कर दिया। x के साथ अवकलन करके x से गुणा करने पर, जैसे x से गुणा करूंगा, 6x² YZ प्लस 24x⁴ नंबर 1। ये आपका आ गया। अब ये y के साथ ट्राई करो। अगला y के साथ, डेल यू ओवर डेल वाई, डेल यू ओवर डेल वाई, y के साथ करोगे तो ये आ गया 3x², z बाहर, y का 1, फिर 2z³ y का 1, y के साथ गुणा करने पर z 3x² y प्लस z के साथ कर रहा हूँ, 6yz², 0। फिर z से गुणा कर दो इसको भी, 3x²YZ, 6yz³ नंबर 3। अब तीनों को जोड़ने पर अगर हम जोड़ें तो ये रहा 6, 6 और 3 9, 9 और 3 12, 12x² YZ और 6yz³ और 2, ये हो गया 8yz³ और 24x⁴। इस हिसाब से हमारा आंसर आ गया डी। ठीक है। तो ये, हाँ, आयलर प्रमेय से ये 1 सेकंड में हो जाता। आयलर प्रमेय से ये 1 सेकंड में हो जाता। अभी हमने आयलर प्रमेय नहीं पढ़ी है, लेकिन जिन लोगों ने पहले पढ़ी हुई है उन लोगों को तो पता होगा कि ये आयलर प्रमेय से 1 सेकंड में हो जाएगा। ये देखो, ये 4 घात का है, 4 घात का समघात है, 4 घात का समघात है। तो ये जो भी इसका आंसर आएगा वो 4 गुना आएगा, तो सीधा 4 गुना कर दो, ये आंसर आ गया।
ये आइलर पर में से आराम से एक लाइन में इसका आंसर आ जाएगा। लाइन भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना, लाइन भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिन लोगों को नहीं पता आइलर पर में, वो भी आगे आएगी, इसी टॉपिक में आगे आएगी आइलर पर में, उसकी मदद से इस सवाल को 1 सेकंड में किया जा सकता है। मेन तरीका तो ये हो गया, इससे कर सकते हैं। एक आइलर पर में का तरीका आएगा, उससे कर सकते हैं, उससे ये सेकंडों में हो जाएगा। ठीक है ना। यो लो, यो बढ़िया सवाल है। u बराबर e की पावर एक्स वाई जेड, इससे लो, इसको 3 बार अवकलन करना है। एक बार x के साथ भैया का, एक बार y के साथ, फिर एक बार z के साथ। बैक टू बैक 3 अवकलन करने हैं, x के साथ, y के साथ, z के साथ, फिर आंसर आएगा। ये पेपर में पहले आए हुए भी हैं, इसका उत्तर भी याद है, ये वाला है। यही बस अच्छी चीज है, उत्तर जैसे जैसे आप रिवीजन करोगे ना, प्रैक्टिस करोगे, आपको उत्तर याद करने की आदत डाल लेनी चाहिए, खासकर अच्छे सवालों की। जैसे भी ये सवाल है, देखने में बहुत अच्छे है ना, खासकर जो अच्छे सवाल है उनके उत्तर याद रखना समझदारी है। निकालोगे समय तो लगेगा लगेगा, है ना। आपको ये गणित को रटने की बात कर रहे हो, रटने की बातें नहीं कर रहे हो, है ना। एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, तो बस वही बात है, हर चीज सही है। सिलेक्शन जिससे निकलता है, सिलेक्शन जो बनाता है वो सब सही है ना। तो वो जरूरी हो जाता है कि लव एंड वॉर में, जब आप वॉर में ही है, कंपटीशन में मतलब वॉर में है, तो वॉर में सब कुछ वाजिब है, सब कुछ सही है। तो ये कि उत्तर याद करोगे, देखो कोई भी आदमी जो उसको निकालेगा वो 1 मिनट देगा, और जिसको उत्तर याद होगा वो 1 सेकंड देगा, है ना। तो ये ऐसे मान लीजिए 5 सवाल भी पेपर में मिल जाते हैं, 5 सवाल भी आपको पेपर में ऐसे मिल जाते हैं जिनके उत्तर आपको याद थे, तो आपको 5 के क्वेश्चनों के नंबर मिलेंगे, प्लस 5 क्वेश्चनों के नंबर मिलेंगे, प्लस 5 मिनट मिलेंगे। लेकिन जो सवालों को सॉल्व करके उत्तर देगा उसे सिर्फ 5 नंबर ही मिलेंगे, 5 सवाल ही मिलेंगे, 5 मिनट नहीं मिलेंगे। जिसको उत्तर याद है उसको 5 मिनट भी मिलेंगे। तो एक के साथ एक फ्री वाला ऑफर होगा उसमें। तो कुछ चीजें याद करनी बेहतर है। एटलीस्ट ये सवाल आपको याद होने चाहिए, ऐसे वाले। इनको एक रजिस्टर लिख लो, एक रजिस्टर डालो जिसमें रिजल्ट के नाम से रजिस्टर डालो, डायरी डालो। उस डायरी में ऐसे रिजल्ट है ना, खास तौर पे अच्छे अच्छे दिख रहे हैं, सवाल देखते ही पता लग जाएगा कि बड़ा खूबसूरत है, सुंदर सा सवाल हो, उसके उत्तरों को लिख लो कि भाई ये तो याद करके जाना है। करके देख लो, यहाँ पे करके देख लो, 1 मिनट 2 मिनट लगाओ कर लो, लेकिन अगली बार ना करना पड़े इसलिए इसको याद रख लो, मेमोरी में डाल लो, है ना। और याद रखिए, आप नहीं करोगे तो कोई और कर लेगा। इस बार असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भर्ती थी उसमें लोग उत्तर रट रट के गए थे, निकाल निकाल के। उन्हें पता था, उन लोगों को पता था कि असिस्टेंट प्रोफेसर में क्या होता है, सारा पेपर नौकार से आता है, तो नौकार के रिजल्ट ऐसे कैसे हूबहू के हूबहू रिजल्ट याद करके चले गए। मतलब इसका ये आंसर, इसका ये आंसर, इसका ये आंसर, इसका ये आएगा, इसका ये, ऐसे लोग थे जो पूरे याद करके गए। और उनका 150-150 में से 120 क्वेश्चन वो अटेम्प्ट करके आए, जबकि सवाल अगर आप कॉपी में करते हैं तो वो एक एक 1.5 पेज के थे। 1.5 पेज के सवालों को कर तो नहीं सकता था, ये तो पक्की बात है। तो कोई भी बंदा अगर 150 में से 120 क्वेश्चन करके आया है, तो कल्पना करो कि वो क्या करके आया होगा। वो रट के गया था, एकदम एकदम रट के गया, टक टक टक। अच्छा वही देखो दूसरा पेपर जो आया था वो थोड़ा लीक से हटकर आया था। लीक से हटकर आया था तो लोग 80 सवाल भी नहीं कर पा रहे थे, 150 में से 80 भी नहीं हो रहे थे उनसे, और पहले पेपर में 120 हो गए। तो ये अपने आप समझाता है कि बच्चे ने रटना शुरू कर दिए। अब जो सब कर रहे हैं, अगर हम नहीं करेंगे तो हम पिछड़ जाएंगे। तो इस चीज को याद रखिएगा, लिख लो, ये बात काम की बात है कि आपको कुछ अच्छे रिजल्ट याद रखने हैं। तो u का पहले मैं x के साथ कर रहा हूं, ध्यान दो, u का x के साथ, शुरुआत वाला तो बड़े आराम से हो जाएगा। e का अवकलन तो e होता है, आ गया, इनटू, रुको ये तो e का हुआ है, अब e की पावर पे जो है उनका करो, y z बाहर और x का अवकलन 1, y z बाहर x का अवकलन 1,
पहले ई का किया, ई का अवकलन ई होता है, जो भी ई पर है वो तो एज इट इज वैसा का वैसा आ जाता है। फिर पावर का हुआ, पावर में वाई जेड बाहर, क्योंकि मैं अवकलन एक्स के साथ कर रहा हूँ, वाई जेड बाहर, एक्स का अवकलन 1 हो गया। ये मेरा डेल यू ओवर डेल एक्स आ गया। इन सवालों को क्लास खत्म होने के बाद जब आपको टाइम मिले एक बार अपने हाथों से जरूर दोहराइएगा, क्योंकि जब तक हाथों से नहीं करेंगे तब तक वो पकड़ नहीं आएगी। ठीक है, करे हुए को चाहे वापस कर लो, और करे हुए को ही वापस करना चाहिए। तो इसको मैं दूसरा अवकलन करूंगा y के साथ। अब मेरा टारगेट है y, लेकिन y 2 बार है, एक y ये रहा, एक y ये रहा। z नियतांक है, z बाहर आ जाएगा बेचारा, क्योंकि वो तो नियतांक है, वो बाहर आ गया। इन दोनों चीजों में y है और ये गुणा में है, गुणा में है तो गुणा का नियम लगेगा, गुणा का नियम लगेगा तो y का अवकलन कर दिया, पहले का अवकलन कर दिया एक, दूसरे को छोड़ दिया, पहले का कर दूसरे को छोड़ दिया, प्लस पहले को छोड़कर दूसरे का कर दो, दूसरे का करेंगे तो e की पावर एक्स वाई जेड का e की पावर एक्स वाई जेड इंटू वाई, वाई के साथ करूंगा तो एक्स और जेड बाहर आ जाएगा। e की पावर एक्स वाई जेड कॉमन ले सकते हो आप, ये आपका सेकंड भी पूरा हो गया। तीसरी बार जेड के साथ, रुको ठहरो और देखो जेड कहाँ कहाँ है। इस बार जेड यहाँ पे भी है, यहाँ पर भी है, और इस ब्रैकेट में भी है, तो मतलब तीनों जगह ही जेड है। यहाँ भी जेड है, यहाँ भी जेड है, और यहाँ भी जेड है, तीनों में जेड है तो गुणा का नियम लगेगा। और तीन चीजें और गुणा का नियम लगे तो पहले का अवकलन कर दो, कर दिया, बाकी दो को छोड़ दो, दूसरे और तीसरे को छोड़ दो, छोड़ दिया। अब पहले और तीसरे को छोड़ दो, पहले और तीसरे को छोड़ दो, दूसरे का अवकलन कर दो, तो ये रहा पहला, ये रहा तीसरा, और दूसरे का अवकलन e की पावर एक्स वाई जेड इंटू किसके साथ कर रहा हूँ, z के साथ कर रहा हूँ, तो एक्स वाई बाहर, z का 1 प्लस, फिर पहले और दूसरे को बाहर छोड़ दो, पहला और दूसरा बाहर, तीसरे का अवकलन, एक का अवकलन 0 प्लस एक्स वाई बाहर, z का 1, ये लो e की पावर एक्स वाई जेड कॉमन, कॉमन ब्रैकेट खोलो, 1 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स वाई जेड प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस एक्स वाई जेड। ये आ गया, ठीक है, बात समझे। तो अब इस सवाल के अंदर है ना, इसका उत्तर मुझे और सरस्वती को याद था, सरस्वती को भी याद था कि इसका आंसर ए है, मुझे भी याद था ए है। तो जिन लोगों ने इस सवाल को सॉल्व किया उन्हें मिलते हैं 2 नंबर, और हमें मिलते हैं 2 नंबर प्लस 1 मिनट, 1 या 1.5 मिनट जो भी लगा। तो हम आप लोगों से 1.5 मिनट आगे हो गए, क्योंकि हमें सिर्फ 2 नंबर ही नहीं मिले, प्लस 1.5 मिनट भी मिले जो अगले सवाल में काम आ जाएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या करना था आपने, आपने अवकलन किया, एक बार एक्स के साथ, एक बार वाई के साथ, और एक बार जेड के साथ, एक्स के साथ, वाई के साथ, और जेड के साथ। तो पहले एक्स के साथ किया, पहले एक्स के साथ किया, ये आपकी फर्स्ट लाइन होगी, एक्स के साथ अवकलन। दूसरी लाइन, फिर जो भी आया उसका फिर वाई के साथ अवकलन किया, फिर जो भी आया उसका जेड के साथ अवकलन किया, और इससे आपको आपका रिजल्ट मिल गया। समझ गए, डेल यू ओवर डेल एक्स, फिर जो आया उसका वाई के साथ, फिर जो आया उसका जेड के साथ, बस इसी तरीके से आपको अवकलन पूरा करना है। ठीक है, चलो आज बस इतना ही, ब्रेक देते हैं। इन सवालों को हाथ से एक बार दोबारा निकालिएगा, धीरे धीरे इनको करके देखिएगा, और फिर अगले लेक्चर में हम दोबारा मिलेंगे द्विपद प्रमेय के साथ, और वहां पे द्विपद प्रमेय की बात करेंगे। ठीक है।
हाँ, कुछ चीजें रिजल्ट डालो। देखो आप कंपटीशन में हो, पहली बात आप याद रखिए, आप कंपटीशन में हो, ना कि आप 10वीं पास कर रहे हैं, ना आप 11th पास कर रहे हैं, ना आप 12th पास कर रहे हैं। आप 11वीं 12वीं में नहीं है कि आपके बहुत लंबे लंबे उत्तर दे के आने हैं। आपको कंपटीशन क्रैक करना है। और कंपटीशन की सबसे बुरी बात होती है कि आपको लोगों को पार करना है। आपको सिर्फ 36%, 40% नहीं बनाने हैं कि मुझे 36 चाहिए, मुझे 33 चाहिए, वो नहीं बनाने। मुझे लोगों को पार करना है। अगर 1600 सीटें हैं, अगर 1600 सीटें हैं और मेरी कैटेगरी में 400 सीटें हैं, तो मुझे 1,25,000 में से कितने लोगों को पार करना होगा? 1,44,000, है ना? 1 लाख, अगर 1.5 लाख बैठते हैं, 1,49,600 लोगों को पार करना होगा। समझ रहे हैं? मतलब मोटा मोटी सबको पार करना होगा। समझ रहे हैं? तो इस चीजों को हमेशा थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा कि आप कंपटीशन में हैं, ना कि आप 10th के एग्जाम में जहाँ 36 बनाए या 33 बनाए और हमारा काम हो गया। चलो कोई बात नहीं, परसेंटेज कम ज्यादा आते रहेंगे, पास तो हो ही गए, अगली क्लास में तो एडमिशन मिल ही जाएगा। ऐसा यहाँ नहीं होगा। यहाँ पर अगर 400 सीटें आपकी कैटेगरी में हैं और आप 401वें बंदे भी हैं, तो आप फेल हैं। फिर आप 401वें बंदे हो, चाहे 1.5 लाख वाले बंदे हो, 1,50,000वें स्थान पर हो, चाहे 401वें स्थान पर हो, दोनों के दोनों असफल है और 400 तक सफल है। तो ये चीज दिमाग में बिठाए रखना कि आपको बेहतर होना है, श्रेष्ठ होना है, सर्वश्रेष्ठ होना है। उन लोगों में जितनी सीटें हैं, उन लोगों में आपको निकल के आना है। ठीक है? तो इन्हीं सवालों को निकालिए, प्रैक्टिस कुछ नहीं करना आपको। इन्हीं सवालों को आप लोगों, फर्स्ट ग्रेड में तो बहुत ज्यादा कंपटीशन आ जाता है, फर्स्ट ग्रेड में तो बहुत ज्यादा कंपटीशन है। तभी तो बता रहा हूँ ना कि आप लोगों को भूल मत जाना कि हमारा लेवल कंपटीशन है ना? हम ना 10th कर रहे हैं, ना 11th कर रहे हैं, ना 12th कर रहे हैं। तो जी जान लगाइए। अगर जिन लोगों का बेसिक बहुत कमजोर है, बहुत ज्यादा कमजोर है, तो वो जाके बेसिक वाले लेक्चर जो पढ़े ना, फाउंडेशन वाले, उन लेक्चर्स को देखिए। वहां पे एकदम बारीक से हर चीज बताई हुई है। वहां ये भी बताया है कि एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x होता है, एक्स का अवकलन 1 होता है। तो इतनी बारीकी से पढ़ना है, एकदम बारीकी से पढ़ना है। अब हो सकता है किसी को पढ़ना, तो उसके लिए फाउंडेशन वाले लेक्चर है, आपको वो पढ़ना पड़ेगा। यहाँ हम, यहाँ बेसिक में से वही आ सकता है जितना आप, जैसे आटे में नमक समाता है उतना ही बेसिक हो सकता है। बाकी तो आपको एडवांस लेवल का पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि सिलेक्शन तो उसी से आएगा ना। तो सिलेक्शन उससे आएगा, ना कि फाउंडेशन से। फाउंडेशन तो पढ़ना है, उसके लिए अलग से कंटेंट है, एकदम बारीक फाउंडेशन। बाकी जो पढ़ाते हैं वो शुरू से होता ही है, वो तो शुरू से शुरू होता ही है। तो उसमें उतना ही फाउंडेशन हो सकता है। एकदम ये नहीं हो सकता कि मैं एक्स की पावर एन का बता दूं अवकलन, कि एक्स की पावर एन का अवकलन एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन होता है, ई की पावर एक्स का अवकलन ई की पावर एक्स होता है। ये यहाँ पे नहीं बताया जा सकता। इसके लिए फिर आपको सेपरेट लेक्चर चाहिए। वहां पे ई की पावर एक्स का अवकलन क्या होता है, साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, कोस एक्स का अवकलन क्या होता है, वो सब कुछ वहां पे बताया हुआ है, वो सेपरेटली पढ़ा हुआ है। ठीक है? चलो, मिलते हैं आप लोगों से। प्रैक्टिस शीट आप कोर्स में जाएंगे, कोर्स में एक फोल्डर बना पड़ा है, जैसे कोर्स को ओपन करेंगे वहां फोल्डर बना। अपने कोर्स को थोड़ा सा खंगालिए। सबसे पहला काम तो आप करिए कि आधा घंटा 1 घंटा देके अपने कोर्स के सारे फोल्डर्स खोल के देखिए किस फोल्डर में क्या है। पहला काम तो आप ये करिए। सबसे पहला तो अपने कोर्स को चेक करिए, उसको ओपन करिए, खोलिए, देखिए कितने फोल्डर बने पड़े हैं, किस फोल्डर में क्या क्या है, क्या क्या राज छुपे हुए हैं, उनको खोलो, देखो। एक दो पीडीएफ खोलो और खोलो, देखो तो सही अपने कोर्स में क्या क्या है। आप लोगों, अगर प्रैक्टिस शीट का है तो प्रैक्टिस शीट देखो, एक बार कोर्स को खोल के देखो चौथा या पांचवा फोल्डर किस चीज का है ना? थ्योरी शीट है या नहीं है, खोल के तो देखो एक बार। देखो ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि फाउंडेशन लेक्चर पढ़े। और मैं तो सब लोगों को कहता हूँ, मैं तो सब लोगों का तो टाइम निकालिए, फाउंडेशन लेक्चर जरूर देखिए, क्योंकि फाउंडेशन लेक्चर का उसका मजा ही अलग है। उनको देख के एक बार एक क्लास, एक लेक्चर, कोई एक टॉपिक पकड़ लो, कोई भी एक टॉपिक में जाके फाउंडेशन देख के तो आओ। एक बार फाउंडेशन के लेक्चर जो है उनको देख के तो आओ। यूं ही दरकिनार कर दो, एक बार एक एक टॉपिक पकड़ लो, कोई भी जो आपका पसंद का टॉपिक हो, उस टॉपिक को एक बार वहां पढ़ के आओ और फिर देखो आपको क्या फील होता है। खुद से आपको समझ में आ जाएगा कि कितना बढ़िया, कितना बेसिक वहां पे क्लियर होता है। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम समझिए, यहाँ पे आप कंपटीशन में है। यहाँ हम थोड़ा सा ही फाउंडेशन, थोड़ा ही बेसिक पे बातें कर सकते हैं, ज्यादा बेसिक पे बातें नहीं कर सकते, वरना कंपटीशन पिछड़ जाएंगे। ठीक है? चलो, मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास।